हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। इस क्लास का टॉपिक है भूमिगत जल की क्रिया या कार्य। भूमिगत जल की कार्य 3 है: अपरदनात्मक, निक्षेपणात्मक और परिवहनात्मक। परिवहनात्मक कार्य का यहाँ पे इंपॉर्टेंस थोड़ा कम है, क्योंकि परिवहन के द्वारा किसी भी प्रकार का भूमिरूप यहाँ नहीं बनता है। यहाँ बनते हैं 2 कार्यों की वजह से, एक है अपरदनात्मक, दूसरा निक्षेपणात्मक। अपरदनात्मक कार्य, इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं जिसके द्वारा अपरदन होता है? पहला घुलन यानी सोल्यूशन, दूसरा जलगति क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन, तीसरा अपघर्षण क्रिया, चौथा है सन्निकर्षण यानी कि एट्रिशन। घुलन क्या होता है? चट्टान में उपस्थित लवण या खनिज जब जल के साथ बहकर चले जाते हैं तो इसे कहते हैं घुलन या सोल्यूशन। दूसरा जलगति क्रिया यानी कि जल के बल के कारण जो अपरदन होता है उसे कहेंगे जलगति क्रिया। तीसरा है अपघर्षण क्रिया। अपघर्षण यानी कि जल में उपस्थित जो कण है, चट्टानों के कण है या टुकड़े हैं पत्थरों के, ये जब तल को रगड़कर आगे बढ़ते हैं तो इसे कहा जाएगा अपघर्षण या एब्रेशन। ये तल को या पार्श्व जल को रगड़कर आगे बढ़ते हैं। चौथा सन्निकर्षण एट्रिशन। एट्रिशन मतलब जब वो कण, वो टुकड़े आपस में एक दूसरे को रगड़कर छोटे करते रहते हैं, चूड़ा बनाते रहते हैं, तो इसको कहते हैं सन्निकर्षण। अगला जो वो है निक्षेपणात्मक कार्य। निक्षेपणात्मक मतलब भूमिगत जल जब अपने अंदर उपस्थित लवण को या चूना को किसी स्थान पर जमा कर दे तो उससे जो भूमिरूप बनते हैं, खासकर जो बनते हैं वो है स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, केव पिलर, कंदरा, इस तरह के भूमिरूप। अब आते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी है क्या, यानी कि कास्ट अंचल किसे कहते हैं, कास्ट अंचल की संज्ञा क्या है। चूना पत्थर वाली चट्टानों की ऊपरी सतह पर जल की घुलन क्रिया द्वारा तथा निचले भागों में भूमिगत जल के द्वारा जिन अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक स्थल रूपों का निर्माण होता है, उन स्थलाकृतियों को कास्ट टोपोग्राफी की संज्ञा दी जाती है। चूना प्रधान अंचल। विश्व में कास्ट क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार यूगोस्लाविया देश में एड्रियाटिक सागर के समानांतर 480 किलोमीटर लंबाई तथा 80 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है। कास्ट स्थलाकृतियों के विकास की आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है, यानी कि कास्ट स्थलाकृति बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए कंडीशंस। पहला, चूना पत्थर के चट्टानों का विस्तृत क्षेत्र होना चाहिए तथा इसके नीचे घुलनशील चट्टाने का होना आवश्यक है। दूसरा, घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास होना आवश्यक है। संधि यानी कि दरार या जोड़ या ऐसी जगह जहां से जल रिस सके अंदर। तीसरा, चूना पत्थर की चट्टानों पर छोटी मोटी सरिताओं का आविर्भाव होना आवश्यक है, यानी कि ये छोटी छोटी सरिताएं अगर नहीं बनेगी तो वो जल उन चट्टानों तक नहीं पहुंचेगा। चौथा, कास्ट अंचल में अधिक वर्षा होना आवश्यक है, क्योंकि वर्षा अगर नहीं होगा तो ये जल नहीं आएगा, और जल नहीं आएगा तो चूने में घुलन कार्य प्रारंभ नहीं होगा। अब भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं क्या क्या है। आप लोग जब घर पर इसको करेंगे तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए सारे नाम, उसको अच्छे से याद कीजिए, फिर एक एक को समझते हैं। पहला है लैपिस, दूसरा सिंक होल्स या घोल छिद्र, तीसरा है स्वैलो होल्स या विलय छिद्र, चौथा है पोनोर, पांचवा है गुफाएं या केव्स, छठा है कास्ट खिड़की या कास्ट विंडो, सातवां है प्राकृतिक पुल या नेचुरल ब्रिज, आठवां है डोलाइन, नवा है उवाला, 10वां है पॉल्जी, 11वां है कास्ट लेक या कास्ट झील, 12वां है अंधी घाटी या ब्लाइंड वैली भी कहते हैं, 13 है हम्स यानी चूर्णकूट, 14 है सॉइल सोल्यूशन पैन या छिछले घोल पात्र। ये है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां अपरदनात्मक। अब इस जो पहला आता है वो है लैपिस। लैपिस किसे कहते हैं? भूमिगत जल जब जमीन के ऊपर रहती है तब सबसे पहला जो भूमिरूप बनाती है वो है लैपिस, यानी कि जल जब अंदर प्रवेश करने लगता है तो छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे बनते हैं, उसको कहते हैं लैपिस। तो देख सकते हैं ये है लैपिस। इस तरह के
जमीन के ऊपर जब पानी पड़ता है तो पानी पड़ने के कारण पानी कई जगह से अंदर घुसता है, तो ये कटीली टाइप की जमीन बन जाती है, तो इसे कहते हैं लैपिस। अगला जो है वो है सिंक होल्स। सिंक होल्स मतलब घोल छिद्र। जल इन लैपिस के अंदर, ये जो अब देख रहे हैं ऐसे, जहां जहां से पानी अंदर गया है, डाउन है, उन सब जगहों पर छोटे छोटे छिद्र बनते हैं जो पानी अंदर तक जा सके, तो इन छिद्रों को कहा जाता है सिंक होल्स। उसके बाद आता है तीसरा स्वेलो होल्स। कई सारे सिंक होल्स यानी 8-10 सिंक होल्स मिल जाते हैं जब, तब वो एक बड़ा सा होल बनता है जिसको कहते हैं स्वेलो होल्स। सिंक होल में पानी घुस जाता है और स्वेलो होल से पानी पूरा का पूरा चला जाता है, यानी कि एक बड़ा छिद्र। चौथा है पोनोर। पोनोर क्या होता है? पोनोर इसको कहते हैं, ये देखिए यहां पे पहले सिंक होल था, बाद में वो सिंक होल्स यानी कि घोल छिद्र आपस में मिलकर स्वेलो होल बने। स्वेलो होल बनने के बाद पूरा का पूरा पानी अंदर गया, यहां से अंदर गया, यहां से भी अंदर गया। जब पूरा का पूरा अंदर गया तो ये रास्ता बनाया, तो इस रास्ते को कहते हैं पोनोर। जो टनल बना है पानी का घोलन के द्वारा, इसको कहते हैं पोनोर। पांचवा है गुफाएं। जब ये टनल आगे जाकर, ये देखिए ये पोनोर है, और ये आगे जाकर जो गुफा बनती है, यानी कि जब पोनोर अंदर जाकर फैल जाता है और एक बड़ा स्पेस लेता है, तो इसको कहते हैं केव। यानी कि पोनोर या कई सारे पोनोर जहां पे जाके मिलते हैं और एक बड़ा स्पेस में पानी जमता है और पानी वहां पे घुलन करके एक बड़ा सा वैक्यूम बनाता है, एक गैप बनाता है, इसको कहते हैं केव यानी कि गुफा। उसके बाद गुफा की छत होती है। नीचे अगर गुफा है तो ऊपर छत होगी। गुफा की छत पे किसी कारण से कोई विलय क्षेत्र बना या सिंकहोल बना, तो वहां से एक रास्ता बन गया जिससे झांक कर अंदर देखा जा सके, तो इस छिद्र को कहा जाएगा, जो विलय छिद्र से बड़ा होता है इसको कहा जाएगा कास्ट विंडो यानी कि खिड़की, कास्ट खिड़की। अगला है प्राकृतिक पुल। जब ये गुफा जो होता है, ये गुफा का विंडो जो बना था, इस बड़ा सा टुकड़ा गिर जाता है और सिर्फ एक पुल जैसा हिस्सा रह जाता है, तो इसको कहते हैं नेचुरल ब्रिज या प्राकृतिक पुल। यानी कि गुफा के ऊपर छत गिर चुकी है, सिर्फ बीच में एक जॉइंट अभी भी बाकी है, तो इसको कहा जाएगा प्राकृतिक पुल। अब जब ये पुल भी टूटकर गिर जाता है तो सिर्फ एक खाई जैसी दिखती है, इसको कहा जाता है डोलाइन। इसको कहा जाता है डोलाइन। जब ये खाई यानी कि एक डोलाइन और दो डोलाइन, 2-3 डोलाइन जब आपस में मिल जाते हैं, ये 2 डोलाइन मिल जाते कम से कम, तो उसको कहते हैं उवाला। यानी कि 2 डोलाइन के बीच का जो दीवार है वो जब अपर्दन हो जाए उसका, तो 2 डोलाइन मिल जाएंगे आपस में, तो इसको कहा जाएगा उवाला। कई उवालास के मिलने से जो बनता है वह पॉल्जी। पॉल्जी कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। पॉल्जी सबसे बड़ा आकार होता है। उसके बाद है कास्ट लेक। अब चाहे वो डोलाइन हो चाहे उवाला हो, किसी में भी अगर पानी जम जाए, बरसात होती ही रहती है, और इनमें अगर जल जम जाए तो ये दिखने में क्या लगेगा? कास्ट लेक, झील की तरह लगेगा। अगला है अंधी घाटी। अब जैसे कास्ट लेक है, कास्ट लेक के नीचे भी अगर सिंकहोल बन जाए, स्वेलो होल बन जाए और वहां का सारा पानी नीचे से गायब हो जाए, बरसात होते ही पानी गायब, तो वहां पे झील नहीं बन पाएगी क्योंकि सारा पानी चला जाता है सिंकहोल के द्वारा या विलय क्षेत्र के द्वारा। तो इनको कहा जाएगा ड्राई वैली या ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी। ड्राई वैली, ब्लाइंड वैली या अंधी घाटी, कुछ ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हम्स यानी चूर्णकूट। इस तरह की घाटियों में ही सारे अपर्दन होने के बाद, सारे विलयन होने के बाद कुछ अवशेष चट्टानें रह जाती हैं जो घुल नहीं पाते हैं जल से। इन छोटे छोटे टीलों को या मुंडों को कहते हैं हम्स या चूर्णकूट। उसके बाद छिछले घोल पात्र, लास्ट जो है, यानी कि शैलो सोल्यूशन पैन। पैन का मतलब होता है एक परत। जब किसी घाटी में चूने या कैल्शियम इस तरह की चीजों की एक परत जम जाए और वो सख्त हो जाए, तो उसे कहा जाता है शैलो सोल्यूशन पैन। सारा सोल्यूशन जाके एक जगह पर जम गया है और एक चपटी भूमि बन गई है, तो उसको कहते हैं शैलो सोल्यूशन पैन। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग वो है
डिपोजिशन यानी कि निक्षेपणात्मक भूमि रूप। इसमें क्या क्या आते हैं? विशेष जो है निक्षेपणात्मक भूमि रूप में, यानी कि भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक भूमि रूप में विशेष जो है, पहला है खनिजों के जमाव, क्योंकि जो भी खनिज घोलन बन के आए थे वो एक जगह पर जमा तो होंगे ही, तो खनिजों का जमाव। दूसरा उच्छैल एवं अवक्षय। उच्छैल मतलब स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट यानी कि अवक्षय। ये क्या होता है? गुफाओं में अगर देखा जाए, अंडरग्राउंड गुफाओं में जब पानी छत से रिसता हुआ नीचे गिरता है तो उस पानी में चूना होता है। तो छत से रिसता हुआ पानी के साथ साथ चूना भी रिसता है, लेकिन चूना नीचे नहीं गिरता है, ऊपर रह जाता है। अगर ये ऊपर रह जाए और वो नीचे की तरफ आता जाए तो इस तरह की आकृति की शेप बनती है, कौन कौन बनते रहते हैं। तो इसको कहा जाता है स्टैलेक्टाइट यानी कि उच्छैल। और जो नीचे जमीन से यानी कि जो चूना नीचे टपक जाता है, टपकने के बाद ये ऊपर बनता रहता है, पानी चला जाता है, चूना ऊपर जमता हुआ आगे बढ़ता रहता है, इसको कहते हैं अवक्षय यानी कि स्टैलेग्माइट। इन दोनों में डिफरेंस करने का एक तरीका है, स्टैलेक्टाइट ऊपर से होता है, स्टैलेग्माइट जी होता है, स्टैलेग्माइट जी वाला ग्राउंड से नीचे से, स्टैलेक्टाइट ऊपर से, दोनों ही चूने से बनते हैं। अब जब ये दोनों मिल जाते हैं, ये कोन और ऊपर का कोन मिल जाता है, तब जो बनता है वो है केव पिलर यानी कि गुफा स्तंभ। कई सारे अंचलों में देखा जाए कि गुफाओं में जहां हो सकता है पूजा के लिए वो उन गुफाओं का इस्तेमाल किया जाता हो, तो वहां पे इस तरह के स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और केव पिलर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है कांच दीवार यानी कि ड्रिप स्टोन। कांच दीवार क्या होती है? जब यही चूना कोन नहीं बना करके एक परत के रूप में गिरे, एक दीवार के रूप में गिरती है, पर्दे के रूप में गिरती है, और पर्दे के रूप में ही चूना जम जाता है, तो इसे कहते हैं ड्रिप स्टोन। अगला है ड्यूराक्रास्ट। ड्यूराक्रास्ट क्या होता है? खनिज पदार्थ ऊपरी सतह के नीचे, खनिज पदार्थ ऊपरी भूमि की ऊपरी सतह के नीचे परत की भांति जमा होते हैं, तो उन्हें ड्यूराक्रास्ट कहा जाता है। अगला है कैलिश। कैलिश क्या होता है? जब खनिजों का जमाव विशेष स्थान पर बालू या चट्टानों के साथ होता है तो उसे कैलिश कहते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहा। आज हमने पढ़ा है भूमिगत जल के कार्यों के बारे में, तो इसके बारे में अच्छे से डिटेल से इसको ध्यान से सुनिए, देखिए और अपने किताब में भी इसको पढ़िए। नोट्स जरूर बना लें ताकि आपको सारे पॉइंट्स याद हो। एग्जाम में हो सकता है सारे पॉइंट्स ना लिखना पड़े, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। थैंक यू क्लास।